जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमारा क्लास 7th ज्योग्राफी सीरीज़ में नया चैप्टर है एयर। तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले एक डू यू नो देखते हैं, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी काम की चीज़ें लिखी होती हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अब इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। ये सन है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करती है, हमें पता है, और अर्थ सन के भी अराउंड रिवॉल्व करती है, ये भी हमें पता है। तो जब अर्थ अपनी जगह रोटेट करती है तो अभी अर्थ जो है कि सन के सामने है। सन के सामने तो यहाँ पे क्या है, डे है। यहाँ पे क्या है, डे है, यानी कि यहाँ पे गर्मी रहेगी, रहेगी उजाला, रोशनी रहेगी, साथ साथ गर्मी भी रहेगी। लेकिन रात में जब रोटेट करके अर्थ अपोजिट साइड आ गई, अब इस साइड उसके सन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगी। अच्छा एक बात बताओ कि दिन में हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सन की रेज हम पे पड़ती हैं, इसी वजह से गर्मी रहती है। लेकिन रात में तो सन नहीं है ना, रात में तो अर्थ रोटेट कर गई, तो भी हमें गर्मी कैसे मिलती है? अब आप कहोगे मैम ठंड रहती है रात में। ठंड रहने का मतलब पता है? ठंड कहाँ रहती है? ठंड यहाँ रहती है, इन पोलर रीजन्स पे रहती है ठंड। यहाँ पे एकदम टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि सन की रेज ही नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पे भी तो जब अर्थ रोटेट कर गई, रात है, सन की रेज नहीं पहुँच पा रही, तो पोलर जैसा हाल हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे भी बर्फ़ जम जानी चाहिए रात में। हम आप जहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ क्यों नहीं जम जाती रात में? क्योंकि सन की रेज यहाँ भी नहीं है, सन की रेज यहाँ भी नहीं है, सन की रेज यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बर्फ़ जमी है। यहाँ क्यों नहीं बर्फ़ जमी है? बर्फ़ इसीलिए नहीं जम जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, विथाउट इट मतलब बिना ग्रीन हाउस के द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। मतलब इतनी ठंड हो जाती है अर्थ पे कि हम रह ही नहीं पाते, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना होता तो। समझ आई? तो कैसे होता है ये? देखो ऐसे होता है कि अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं ना, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आसपास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं है, बस कुछ गैसों का ग्रुप है, स्पेशली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होती है? हम लोग एक तो एक्सहेल करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम बहुत सारे फ्यूल्स के चलने की वजह से, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, इन सब की चलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मतलब कि एनवायरनमेंट में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, वो क्या होता है, वो जो है कि अर्थ जो है कि इस हीट को, इसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, ट्रैप कर लेती है। फिर रात में यही जो है कि CO2, यही गर्मी, यही हीट रेडिएट होकर के एटमॉस्फेयर में आती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ दिन और रात में एक बैलेंस रहता है टेम्परेचर में। समझ आई? रात में सन नहीं है, रात में सूरज की गर्मी नहीं मिलती है। रात में हमें कौन सी गर्मी मिलती है? जो अर्थ रेडिएट करती है, इस वजह से एक हमारे यहाँ टेम्परेचर का लेवल बना रहता है, जिससे कि हमारी अर्थ बर्फ़ होने से बच जाती है। वरना दिन में सोचो अगर रात भर में दिन भर में मतलब ये अर्थ जो है कि एब्जॉर्व ना करे ये सारी हीट, उसमें ट्रैप ना हो अर्थ में, और रात में जैसे ही रात होगी ना, हम सब बर्फ़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर में कुछ एब्जॉर्व ही नहीं किया अर्थ ने, ट्रैप ही नहीं हुआ, तो रात में रेडिएट कहाँ से होगा? वापस से गर्मी निकलेगी कहाँ से? तो क्या होता है, ये CO2 ट्रैप करती है अर्थ, फिर उसको रेडिएट करती है। इससे हमारे यहाँ एक बैलेंस टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन अब यहाँ से भी एक प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे बहुत कैसे बढ़ जाता है? देखो नॉर्मल बैलेंस कैसे बना रहता है। नॉर्मल बैलेंस ऐसे बना रहता है कि हम CO2 हमने रिलीज़ की, तो इसको क्या करेंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बचती है, तो इससे ये जो है कि अर्थ का टेम्परेचर बनने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आती है। तो ये इस तरह से क्या बना रहता है, इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन हम लोग CO2 का लेवल हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं कई बार के। कैसे? फैक्ट्रीज से निकलने वाले फ्यूल से, और ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल, डीजल, ब्ला ब्ला, इन सब से CO2 का लेवल क्या होता है, डे बाई डे बहुत इंक्रीज़ होता जाता है। अब इतने पेड़ पौधे तो है नहीं, और साथ साथ हम लोग सिमल्टेनियसली पेड़ों को काट भी रहे हैं। देखो CO2 का लेवल क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और ट्रीज़ को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो भाई जो ये एक्सेसिव CO2 है वो कहाँ जाएगी? ट्रीज़ तो उसको एब्जॉर्व कर नहीं रहे हैं, तो ये एक्सेसिव CO2 क्या करेगी, ग्रीन हाउस बनाती जाएगी। ग्रीन हाउस की जो ये गैसेज हैं ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, यानी कि
आप देखते होंगे कि पहले के समय में कम गर्मी पड़ती थी, रातें बहुत ठंडी होती थी, अब की रातें बहुत गर्म होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भाई जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो अर्थ उसको क्या करती है, ट्रैप करती है और रात में उतनी ही गर्मी छोड़ती है। तो जब ये परतें मोटी होती जाती हैं तो हमारे यहाँ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इस हीट से टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कुछ नहीं होती ग्लोबल वार्मिंग, यही होती है जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वो कैसे बढ़ता है, ग्रीन हाउस की वजह से। तो ग्रीन हाउस, अगर मैं पूछूं ग्रीन हाउस आपके अर्थ के लिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। भाई अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी, उनका इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारी पृथ्वी बर्फ हो जाएगी। लेकिन जब इसी ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ता जाता है, हम CO2 एकदम अंधाधुंध इंक्रीज करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है कि बहुत बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस का जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग थिक होती जाएंगी, इसी से ग्लोबल वार्मिंग होगी। समझ आ गई ये बात? होपफुली मैं आपको समझाने में ये जो है कि सफल हुई हूँ। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, दिस राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, और इस अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वहाँ पे जो भी स्नो है वो मेल्ट होगी। स्नो मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ेगा तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आएगी, ठीक है। और इसकी वजह से ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, क्लाइमेट में बहुत भयंकर चेंज होगा, और इसकी वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। समझ में आई? वैसे भी बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी भी खत्म होने की एकदम वर्ष पर हैं, ठीक है। तो ये हमको ग्रीन हाउस समझ में आया। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ गुड फॉर द अर्थ, ग्रीन हाउस गैसेज इज़ गुड फॉर द अर्थ, बट जब ये एक्सेस हो जाती हैं, एक्सेसिव अमाउंट में जब हम इनको रिलीज़ करने लगते हैं, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो है कि ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, जिससे सी लेवल बढ़ता है, सी लेवल बढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में फ्लड इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए हर चीज़ समझना ज़रूरी होता है, भले टाइम लगे, लेकिन हर चीज़ हमको डीप में अच्छे से आनी चाहिए। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर ये होता है हमारी अर्थ समझ लो एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है चारों तरफ से, और ये ह्यूज ब्लैंकेट किसका है, एयर का बना हुआ है। एयर का बना हुआ है, और इसी को क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे हम ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं ठंडी में, ठीक है, वो वुलन क्लॉथ कपड़े का होता है, लेकिन हम समझ लो कि एयर का अगर हमने चारों तरफ से ब्लैंकेट ओढ़ा है तो उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। भैया सबको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, आपको नहीं है क्या, मुझको नहीं है। ऑक्सीजन, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर ही तो है ना, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही तो हम जिंदा रहते हैं। तो सभी लिविंग बींग्स के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यहीं पे ये लिखा है, इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। वही एयर हमको प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, और प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हमें जो है कि सन की हार्मफुल गैसों से भी ये प्रोटेक्ट करता है। कौन, एटमॉस्फेयर। कैसे प्रोटेक्ट करता है भाई, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक परतें हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर में ही तो एक ओजोन लेयर होती है ना, और ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली हार्मफुल गैसेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हीं से हमको बचाती है ना। तो वही लिखा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, एक तो हमें क्या देती है, एयर देती है ब्रीथ करने के लिए, दूसरा हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। विथआउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इस बिना प्रोटेक्शन के ब्लैंकेट के, जो ये ब्लैंकेट जैसा प्रोटेक्शन है एयर का, इसके प्रोटेक्शन के बिना हम क्या होते हैं, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। दिन में हम बेक हो जाते हैं, जैसे केक बेक करते हैं ना, तो एकदम जल के भुन जाते हैं हम दिन में सूरज की गर्मी से, और रात में फ्रोजन हो जाते ड्यूरिंग द नाइट, रात में एकदम जम जाते। कैसे जम जाते हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन की डायरेक्ट रेज सारी किरणें आती, ओजोन लेयर होती नहीं हमें बचाने के लिए, तो हम क्या होते हैं, दिन में एकदम बेक हो जाते, पक जाते। और रात में ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता, ऑलरेडी हम फ्रोजन हो जाते हैं। मैंने बताया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, टेम्परेचर को मेनटेन करके चलता है। रात में जब अर्थ रेडिएट करती है अपनी ट्रैप की हुई हीट को, उससे हमारा टेम्परेचर बैलेंस रहता है।
तो समझ में आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं, हम इस बात को कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं कि दिस मास ऑफ एयर, ये जो एयर है, एयर का मास है, दैट हैज़ मेक द टेम्परेचर ऑन अर्थ लाइवेबल, अर्थ के टेम्परेचर को इसने लाइवेबल जीने योग्य बनाया है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है। तो हम ये पढ़ने की बजाय हम यहाँ से जल्दी से इस पाई चार्ट से देख लेते हैं। तो दिख रहा है हमको सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, एबेंडेंट मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, वो नाइट्रोजन है। कितना है, 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। यही ऑक्सीजन 21% हमारे लिए है, हम ब्रीथ जो करते हैं यही ऑक्सीजन करते हैं ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03। सोचो ये कितनी है, केवल 0.03 है, तब भी इतना इसने तबाही मचाई हुई है। आर्गन देखिए 0.93 एंड जितनी अदर्स बचती है 0.04 में, वो सारी मिक्स हैं। तो पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा एबेंडेंट जो है कि कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, अब जो है कि इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बाकी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से हमको देखना ज़रूरी है। प्लैंक्स, जो प्लैंक हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपनी सर्वाइवल के लिए। प्लैंक्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, दे कैन नॉट टेक, जस्ट अ मिनट, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये पता नहीं क्यों जूम नहीं हो रहा है कायदे से। देखो, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पेड़ों को बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो है कि डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। डायरेक्टली एयर से, जैसे कि एयर है, इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन वो जो पेड़ हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए उनको एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है सॉइल में। कहाँ पे, कुछ प्लैंक्स, सम प्लैंक्स, कुछ प्लैंक्स की जड़ों में एक तरह का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया मदद करता है पेड़ों को नाइट्रोजन देने में। कैसे, वो एयर से वो नाइट्रोजन लेता है और फिर जो है कि उसको जो है कि प्लैंक्स के यूज़, मतलब प्लैंक्स उसको यूज़ करें, इस फॉर्म में प्लैंक को प्रोवाइड कराता है। अब ये हम पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लैंक को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। हाँ, सबसे मोस्ट प्लेंटिफुल कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल कौन सी है, ऑक्सीजन। ओके, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दे ब्रीथ। ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए लेते हैं। ग्रीन प्लैंक्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लैंक्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस तरह ऑक्सीजन जो है कि कॉन्स्टेंट रहता है। कैसे कॉन्स्टेंट रहता है, ट्रीज, पेड़ पौधों ने इसको प्रोड्यूस किया, पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, हमने ऑक्सीजन को ले लिया, फिर हमने CO2 को एक्सेल किया और फिर पेड़ पौधों ने इसको CO2 को ले लिया। तो इस तरह से क्या बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये बैलेंस कब बिगड़ता है, अगर इफ़ वी कट ट्रीज, मैंने अभी बताया आगे जब पढ़ रहे थे कि जब हम पेड़ों को काटते जाते हैं तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो CO2 होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, CO2 को लेने वाले पेड़ कम हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा CO2 क्या करती है, एक्स्ट्रा CO2 ही इस जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लैंक्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें हमको पता ही हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लैंक्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। यही बात मैं बार बार बताते आ रही हूँ कि अगर हम ह्यूमंस, ये ह्यूमंस हो गए, ये ट्रीज़ हो गए, हम ह्यूमंस जो ऑक्सीजन जो है कि ऑब्जॉर्व करते हैं और ये ट्रीज़ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो अगर ये ट्रीज़ ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में छोड़ रहे हैं जितनी हमें चाहिए, जस्ट मैंने किसको अच्छे से पढ़ते हैं, ये ट्रीज़ हैं और ये ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस क्या होते जा रहे हैं, हम ह्यूमंस ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम ह्यूमंस ज़्यादा होते जा रहे हैं और ट्रीज़ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है, ज़्यादा, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन ट्रीज़ तो कम होते जा रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। और हम ह्यूमंस ज़्यादा हैं तो CO2 भी हम ज़्यादा ही छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन ट्रीज़ कितने हैं, ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं, तो CO2 को अब्जॉर्व करने वाले ट्रीज़ भी कम होते जा रहे हैं। तो एक्सेस किसका हो रहा है, CO2 का आ रहा है। इसी से जो है कि बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट, यही मैंने बताया, ये बैलेंस कैसे अपसेट होता है, जब CO2 बढ़ती है। CO2 कैसे बढ़ती है ये भी मैंने बताया, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब फ्यूल्स जलाते हैं, कोल और ऑयल जलाते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐड कर देते हैं, बिलियंस ऑफ टन्स, इतने ज़्यादा, किलो में बात नहीं हो रही, टन्स में बात हो रही है, बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में ईच ईयर।
समझ में? इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ऑब्वियसली अर्थ का वेदर क्लाइमेट सब कुछ अफेक्ट कर रहा है। अभी पहले जितनी ठंड में जो है कि पहले जितनी नहीं पड़ती है, गर्मी पहले से ज़्यादा पड़ती है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? इसी ये एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। डू यू नो, हम नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे। वेन एयर इज़ हीट, जब एयर हीट होती है, गर्म होती है, तो वो एक्सपैंड करती है यानी कि दूर दूर भागती है। इससे क्या होता है कह रहे हैं, तो वो भागती है। क्यों भागती है? लाइट हल्का होकर के जो है कि ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि कमरे में देखिए हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ क्यों लगाते हैं? क्योंकि कमरे की जितनी गर्म हवा है ना वो ऊपर की तरफ बहती है, तो एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाते हैं ताकि वो जितने भी कमरे की गर्म हवा है वो बाहर निकल आए। ठीक है, समझ आई? और कोल्ड एयर, जो ठंडी एयर होती है, वो गैस होती है और हैवी होती है, इसीलिए वो नीचे की तरफ बैठती है। ठीक है। When hot air rises, जब hot air ऊपर की तरफ बढ़ती है और cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap, that is how the air circulation take place। air circulation कैसे होता है? देखो, hot air ऊपर की तरफ बढ़ रही है और cold air क्या कर रही है? अब यहाँ की जगह खाली हो रही है ना, तो cold air हमें पता है कि नीचे की तरफ हैवी होती है, तो नीचे की तरफ बहती है, तो यहाँ पे जगह खाली होगी ना, तो ये cold air इधर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ के hot होकर के फिर ऊपर हो जाएगी, फिर यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो फिर ये जगह भरने के लिए आएगी। तो इस तरह हमारा ये एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से जितने भी इफेक्ट हैं, सारे न्यूज़पेपर कटिंग से आप ये देख सकते हैं। आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या है ये देखते हैं। आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस से जो ये लेयर्स शुरू होती हैं। ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे दिख रहा होगा ना, ये ट्रोपोस्फेयर, ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फेयर है। इसके ऊपर ये वाली स्ट्रैटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, ठीक है ना, फिर थर्मोस्फेयर से सबसे बाहर वाली एक्सोस्फेयर। एक एक करके हम ये सारी लेयर्स देखेंगे। थर्मोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है भाई, हमारे लिए ज़रूरी है ना। ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ट्रोपोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट लेयर है अभी पढ़ते हैं। क्योंकि जो भी जहाँ पे हम रहते हैं, हम एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, हम रहते किस पे हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं। लेकिन ट्रोपोस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? ट्रोपोस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। जो भी हमें जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें जिस एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो ट्रोपोस्फेयर प्रोवाइड कराता है। तो हम एटमॉस्फेयर में रहते नहीं हैं, मतलब हम देखो कैसे, थोड़ा सा मेरे वर्ड इधर उधर हो रहे हैं कन्फ्यूजिंग। हम रहते तो पृथ्वी पे हैं, लेकिन हम इन अर्थ के चारों तरफ रहते हैं ना, हम इन एयर के चारों तरफ रहते हैं ना। ये एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हमेशा हमारे चारों तरफ रहती है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि हम इस एटमॉस्फेयर के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। तो हम इनडायरेक्टली ये बात कह सकते हैं ना कि हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, डजंट मीन कि हम इस लेयर के ऊपर जा करके रहते हैं। क्लियर माई पॉइंट? ओके। तो ट्रोपोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। 13 किलोमीटर तक, ठीक है, 13 किलोमीटर तक है। और ये द एयर वी ब्रीथ, जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, वो इस लेयर में पाई जाती है। ऑलमोस्ट जितनी भी वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग, हेल स्टॉर्म, सारे इस लेयर में होते हैं। ठीक है, तो हमें रेनफॉल की भी ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, हमें हेल स्टॉर्म, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है भाई। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी हुई? ट्रोपोस्फेयर हुई। हम इस लेयर में रहते हैं। अब मत समझो इस लेयर पे रहते हैं, ये लेयर हमारे चारों तरफ है, हमें सराउंड करती है, हमें एयर प्रोवाइड करती है, जो हमें ऑक्सीजन देती है, हमें रेन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसी में सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। अंडरस्टूड? देखो ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, हमें चारों तरफ से इसने घेरा हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ ट्रोपोस्फेयर का लेयर है। समझ आ गई? नेक्स्ट है स्ट्रैटोस्फेयर।
स्ट्रैटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर स्ट्रैटोस्फेयर होती है। ये कहाँ तक है? इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स तक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। इसमें कुछ भी नहीं है, क्लाउड्स वगैरह नहीं बनते, रेनफॉल नहीं होती, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एरोप्लेन्स उड़ेंगे। ठीक है, अब सोचो बारिश और तूफान के जिस लेयर में बारिश और तूफान होता है उस लेयर में एरोप्लेन उड़ाने लगे तो फिर क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, सब क्रैश वैश कर जाएगा। तो कौन सी लेयर है जो एरोप्लेन्स की फ्लाइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है या एयरप्लेन की फ्लाइंग के लिए एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करती है? तो वो स्ट्रैटोस्फेयर है। और क्यों प्रोवाइड करती? क्योंकि उसमें कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं है। साथ साथ स्ट्रैटोस्फेयर में और क्या खास बात है कि इसमें ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है, जिससे कि हम सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो हमारी स्ट्रैटोस्फेयर खत्म हो गई। मेसोस्फेयर देखते हैं। थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की और ये स्ट्रैटोस्फेयर से ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है। एक्सटेंड कहाँ तक करती है? 80 किलोमीटर्स तक करती है। इसमें क्या है, इसकी क्या स्पेशलिटी? देखो सब लेयर्स की कोई ना कोई स्पेशलिटी है। ट्रोपोस्फेयर की क्या स्पेशलिटी थी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है जिसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, सारे वेदर फिनोमेना होते हैं जो कि हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रैटोस्फेयर में कोई वेदर फिनोमेना नहीं है, तो एरोप्लेन्स उड़ते हैं। साथ साथ उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें ओजोन लेयर है जो कि सन की हार्मफुल रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है हमारा। उसके बाद मेसोस्फेयर की क्या खास बात है कि इसमें मैकेरॉइड्स बर्न होते हैं। क्या बर्न होते हैं? मैकेरॉइड्स बर्न होते हैं जो कि स्पेस से इंटर होते हैं। अब अगर ये लेयर ना होती, ये मेसोस्फेयर लेयर ना होती, तो एटमॉस्फेयर से जो भी ये मैकेरॉइड्स आ रहे हैं डायरेक्ट कहाँ गिरते? डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरते और क्या करते? बवंगर बवाल मचाते हैं आकर के। लेकिन मेसोस्फेयर क्या करती है? मेसोस्फेयर बीच में लेयर पड़ती है और जितने सब आते हैं ना, बड़े चालू बन के जितने आते हैं ना, सब यहाँ पे जल जाते हैं, सब यहाँ पे जल जाते हैं मेसोस्फेयर में। तो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? अब देखो यहाँ पे मेसोस्फेयर, ये देखिए, ये सब मैकेरॉइड्स आकर कैसे जल जाते हैं, तो एकदम शूटिंग स्टार की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। लोग बोलते हैं ना टूटता तारा, जो फिल्मों में शुरू हुआ है नया नया, मतलब पुराना काफ़ी समय से, वो ये कुछ नहीं होता है। ये मैकेरॉइड्स ही होते हैं जो मेसोस्फेयर में आकर के जो है कि जल जाते हैं, जो है कि तो हमें यहाँ से पृथ्वी से कैसे दिखाई पड़ते हैं? एकदम शाइनिंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? आपकी कोई कहे तो बता देना कि मैंने एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ी हैं, उसमें मेसोस्फेयर लेयर में ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब ही क्या होता है? टेम्परेचर, है ना? तो इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। इसका नाम ही इसीलिए थर्मोस्फेयर पड़ा है क्योंकि इसमें जो है कि हाइट के साथ टेम्परेचर एकदम इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। और थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होती है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर अलग से कोई लेयर नहीं है, वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है? एक एक्सटेंस बिटवीन, जस्ट अ मिनट, 80 to 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। और थर्मोस्फेयर लेयर में क्या होता है? एक हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशंस। यहाँ पे जितने भी सिग्नल वगैरह जाते हैं, यहाँ से जितने सिग्नल वगैरह जाते हैं तो वो थर्मोस्फेयर से ही जो है कि वापस आते हैं। थर्मोस्फेयर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो मैंने बताया ना, हर लेयर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट उसका काम है, वो हमें याद रखना है। ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। फिर स्ट्रैटोस्फेयर, ओजोन लेयर होती है, एरोप्लेन उसमें उड़ते हैं। स्ट्रैटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर जिसमें मैकेरॉइड्स बर्न होते हैं। फिर थर्मोस्फेयर जिसमें आइनोस्फेयर लेयर होती है और उसी में रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं, जितने भी यहाँ से सिग्नल्स वगैरह भेजे जाते हैं वहाँ से ही वापस आते हैं। ठीक है ना? इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ वी आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस एयर। कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आते हैं? इसी आइनोस्फेयर से। और ये आइनोस्फेयर किस में है? थर्मोस्फेयर में। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब क्या? बाहर, बाहर निकलो तुम। एक्सो एकदम सबसे बाहर की लेयर, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और ये कहाँ तक फैली है हमें नहीं पता भाई, कहाँ तक फैली है हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये थर्मोस्फेयर तो हमने देख लिया 400 किलोमीटर्स तक फैली है। अब ये एक्सोस्फेयर कहाँ से शुरू होती है तो पता है, लेकिन कहाँ तक भैया स्पेस में जा रही है हमें नहीं पता है इसका कायदे से एक्सपेंशन। इसीलिए देखो यहाँ पे एक्सोस्फेयर का दिया भी नहीं है एक्सपेंशन, है ना? तो एक्सोस्फेयर क्या है? अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है। और इसमें क्या है? दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर लाइक गैसेज। इसमें जितनी भी जो नोबल गैसेज, अक्रिय गैसें होती हैं, हल्की गैसें, अक्रिय गैसें जो रिएक्ट नहीं करती, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन फ्लो इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे जितनी हीलियम और ये सब जितनी गैसें हैं वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है? तो पूछेगा नोबल गैसेस कहाँ होती हैं? लाइट गैसेस, जो लाइट हल्की गैसें होती हैं वो कहाँ होती हैं? एक्सोस्फेयर में होती हैं। ठीक है? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना
क्या कंप्लीट कर लिया, एटमॉस्फेरिक लेयर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें टेम्परेचर पढ़ना है। ओके